तो आज हमारी यूनिट 4 स्टार्ट होने वाली है। यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे क्लास एवीज, दैट मीन्स द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी इसमें रखे गए, ठीक है। और क्लास एवीज का हम लोग को क्या देखना है, जनरल कैरेक्टर देखना है, दैट मीन्स सेलियंस फीचर ऑफ क्लास एवीज। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए पहले बिना पॉइंट के, कुछ खास बातें हैं जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। लेकिन इसमें बर्ड्स स्पेशल टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं। बर्ड्स स्पेशल टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, जिसमें मेनी स्पेशल अनेक, जिसमें मेनी स्पेशल अनेक विशेष प्रकार के, जिसमें मेनी स्पेशल सिम्टम्स पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। मेनी स्पेशल सिम्टम्स पाए जाते हैं। स्पेशल सिम्टम्स पाए जाते हैं, राइट। मेनी स्पेशल सिम्टम्स पाए जाते हैं जिनका अन्य लिविंग बर्ड्स में, या जिनका अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लो, जिनका अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म में अभाव होता है, यानी कि वो वहां नहीं पाए जाते हैं। जो कैरेक्टर क्लास एवीज में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लास एवीज के वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, इस प्रकार के कैरेक्टर अदरवाइज जितने भी वर्टिब्रेट्स हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, और जो आगे पढ़ेंगे उनमें वो कैरेक्टर नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या लिखा, जिनका अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म में अभाव होता है। आगे लिखें, सभी बर्ड्स को क्लास एवीज में रखा गया है। सभी बर्ड्स को क्लास एवीज में रखा गया है, क्लास एवीज में रखा गया है, जिसके मुख्य फीचर, जिसके मेन फीचर फॉलोइंग टाइप से हैं, जिसके मेन फीचर फॉलोइंग टाइप से हैं। अब एक खास बात और है कि इनके जो फीचर हैं उसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। तो उन बातों को आप लोग स्टार बना करके लिख लीजिए। तो पहला स्टार बनाइए, इसमें लिखें पक्षी या चिड़िया, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड, है ना। पक्षी या चिड़िया के अध्ययन को, पक्षी या चिड़िया के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY, पक्षी या चिड़िया को, या चिड़िया के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्ड्स के स्टडी को किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप कहेंगे कि ऑर्निथोलॉजी, ठीक है भैया। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सेकंड स्टार बनाकर के पॉइंट लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो पक्षियों के ऊपर अध्ययन किया है,
तो उसको डेफिनेटली क्या बोलेंगे, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, है ना। तो बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, इस बात को याद रखिएगा। तो बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इन्होंने, क्यों कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्यों कहते हैं भाई, ये भी लिख लो। इन्होंने इंडिया में बर्ड्स के ऊपर, इन्होंने इंडिया में बर्ड्स के ऊपर अधिक रूप से अध्ययन किया है। इन्होंने इंडिया में बर्ड्स के ऊपर अधिक रूप से अध्ययन किया है, जिस कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और लिख लो, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये बच्चों को, तो ये भी फिनिश हो जाएगा आज। लिख लें, सभी बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स को, सभी बर्ड्स को ग्लोरीफाइड, सभी बर्ड्स को ग्लोरीफाइड, GLORIFIED, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। सभी बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कहने का अर्थ क्या हुआ, देखिए आपको पता है कि क्लास रेप्टिलिया के बाद में ही कौन सा क्लास आया, एवीज। ठीक है, क्लास रेप्टिलिया के बाद में क्लास एवीज, दैट मीन्स बर्ड्स का सेशन चला, हम ये कह सकते हैं। जिस तरीके से वेब सीरीज चल रही है बहुत सारी, उस तरीके से बर्ड्स का भी एक सीरीज चला। ठीक है, अभी तक चल रहा है, इनका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमको समझना है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स क्यों कह रहे हैं। तो रेप्टाइल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेप्टाइल्स के बाद में क्या हुआ है, इनका इवोल्यूशन हुआ है, राइट। अब ग्लोरीफाइड क्यों कहा जा रहा है, तो ग्लोरीफाइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर किससे मिलते जुलते थे, रेप्टाइल से मिलते जुलते थे। आप अगर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहें यहां पर, जो कि सुइटेबल एग्जाम्पल है, आर्कियोटेरिप। ठीक है, तो आर्कियोटेरिप्स जो है एक ऐसा बर्ड है जिसका जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, डेफिनेटली आपको पता है ना। आर्कियोटेरिप्स क्या है, एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जो एक्सटिंक्ट हो चुका था, उसके हमको क्या मिले थे, फॉसिल्स मिले थे, जीवाश्म मिले थे, राइट। तो जो जीवाश्म उसके पाए गए, उसका एक 3D स्ट्रक्चर बनाया गया। तो 3D स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि उसमें जो कैरेक्टर पाए जा रहे हैं वो किसकी तरह पाए जा रहे हैं, पक्षियों की तरह पाए जा रहे हैं और रेप्टाइल्स की तरह पाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप उसकी बीक को देखेंगे, चोंच को देखेंगे, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, अगर आप उसकी चोंच को देखेंगे तो चोंच में उसके क्या पाए जाते थे, टीथ पाए जाते थे। चोंच में क्या पाए जाते थे, टीथ पाए जाते थे, राइट। अब ये टीथ किसका सिम्टम है, किसका कैरेक्टर है, आपको पता है, स्नेक का, रेप्टाइल्स का। तो रेप्टाइल्स में टीथ पाए जाते थे, लेकिन रेप्टाइल्स में उड़ने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, रेप्टाइल्स में विंग्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में विंग्स पाए जा रहे थे। तो दोनों प्रकार के कैरेक्टर यहां पर हमको देखने को मिल रहे थे, किसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों टाइप के सिम्टम्स यहां पर देखने को मिल रहे थे। समझ में आ रहा, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इसीलिए इनको कहा गया ग्लोरीफाइड। ये क्या हुए, ग्लोरीफाइड हो गए रेप्टाइल से। तो रेप्टाइल ही ग्लोरीफाइड होकर के बर्ड्स के फॉर्म में चेंज हो गया था। ठीक है, तो किसी ना किसी यहां पर जो फाइलम रखे गए बेटा, उन फाइलम का एक मेन सिम्टम है, हर फाइलम किसी ना किसी से रिलेशन रखता है। मान लो अगर हम लोग प्रोटोजोआ पढ़े थे, तो प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा आया था। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टर पोरीफेरा से मिलते जुलते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन ये पोरीफेरा में जो कैरेक्टर रखे गए, पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टर है वो प्रोटोजोआ से कुछ डिफरेंट है। समझ रहे हो भाई, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर पोरीफेरा से तो मिलते जुलते हैं, लेकिन पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए इनके कैरेक्टर प्रोटोजोआ से डिफरेंट है। ठीक है, फिर सीलेंट्रेटा आया, फाइलम जो रखे गए, तो सीलेंट्रेटा में पोरीफेरा के कैरेक्टर मिलते जुलते हैं,
लेकिन सीलेंट्रेटा के जो करेक्टर है वो पोरीफेरा से डिफरेंट है। समझ में आ रहा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, कुछ और डेवलप कर गए, तो वो बात यहां पर रखी गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो क्लास एवीज दैट मींस फाइलम वर्टिब्रेटा जो हम लोग देख रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फाइलम कॉर्डेटा में जो क्लास एवीज रखी गई है, क्लास एवीज दैट मींस द बर्ड्स, इन बर्ड्स से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लास रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बर्ड्स के क्या थे, एंसेस्टर थे, हम ये कह सकते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण मैंने बताया कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। चलो, अब नई लाइन से जो जनरल फीचर है, जो इसका सैलिएंट फीचर है, उसका पहला पॉइंट लिखें। तो फर्स्ट पॉइंट डालिएगा। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ डाटा ये आपका एनसीईआरटी से भी लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे वो उसके क्या देखेंगे, जो स्पेशल कैरेक्टर है क्लास एवीज में, जो बर्ड्स रखे गए इनके क्या कैरेक्टर है, उनके बारे में थोड़ा सा समझना है अच्छे से। तो पहला पॉइंट यहां पर आप लोग लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, सभी बर्ड्स यानी ऑल बर्ड्स, सभी पक्षी समतापी होमियोथर्मल, सभी बर्ड्स समतापी, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमियोथर्मल, सभी बर्ड्स समतापी होमियोथर्मल होते हैं। अर्थात इनके बॉडी का टेम्परेचर, अर्थात इनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अर्थात इनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमियोथर्मल कहते हैं। ठीक है, समतापी कहते हैं, इस बात को याद रखना। समतापी क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है दैट मींस जो बर्ड्स हैं, ये माइग्रेट करते रहते हैं, एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे एटमॉस्फेयर कहने का मतलब ये नहीं कि यहां पर रह रहे हैं और चांद पे चले जाएंगे, ये प्लेनेट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी पर भी क्या है, हमारे अर्थ पर भी अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्र में। तो जिस क्षेत्र में जो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उस तरीके का एटमॉस्फेयर अगर किसी दूसरे क्षेत्र में उसको मिल रहा है, रीजन में मिल रहा है, तो वो वहां से उड़ करके उस दूसरे रीजन में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेशन बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इस क्लास के सदस्यों की बॉडी, इस क्लास के सदस्यों की बॉडी स्पिंडल शेप्ड, तर्क रूपी, स्पिंडल शेप्ड दैट मीन्स तर्क रूपी होती है, तर्क रूपी होती है, तथा 4 भाग में 4 पार्ट में, तथा 4 भाग में 4 पार्ट में डिवाइड रहती है। 4 पार्ट में क्या रहती बेटा, डिवाइड रहती है, जिन्हें हेड, नेक, ट्रंक एवं टेल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में द्विपादी गमन बाई लोब्ड, हम ये कह सकते हैं लोकोमोशन, द्विपादी गमन पाया जाता है। यानी कि आपको पता है कि सभी जो बर्ड्स होते हैं वो अपने 2 पैरों से ही चलते हैं, और जो उनका हम ये कह सकते हैं 4 लिम्ब होता है वो बर्ड्स में चेंज हो जाता है, सॉरी विंग्स में चेंज हो जाता है, और जो हाइंड लिम्ब होता है वो किस में रहता है, पाद में रहता है, लेग्स में रहता है। चलो
4th पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों की स्किन ड्राई होती है, सूखी होती है। इन सदस्यों की स्किन ड्राई होती है क्योंकि इनकी बॉडी में ग्लैंड, यानी कि जो यहां पर ग्लैंड्स पाई जा रही हैं इनकी बॉडी में, ठीक है, वो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। तो वर्टिब्रेट्स में अधिकतर बॉडी में क्या पाया जाता है? ग्लैंड्स पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स में क्लास एवीज को देखें तो क्लास एवीज में किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती, लेकिन पाई जाती कहां पाई जाती है? टेल रीजन में एक ग्लैंड पाई जाती है। इनकी बॉडी ड्राई होती है, दैट मींस इनकी बॉडी की स्किन ड्राई होती है जिसमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। लेकिन इनमें सिर्फ, ये भी लिख लो, लेकिन इनमें सिर्फ एक ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक ग्लैंड पाई जाती है जो टेल रीजन में स्थित, दैट मीन्स अरेंज, जो टेल रीजन में स्थित यानी कि अरेंज रहती है, जिसे प्रीन ग्लैंड, PREEN, प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जिसे प्रीन ग्लैंड कहते हैं। अगला पॉइंट लिखे, इस क्लास के सदस्यों के अग्रपाद, दैट मीन्स फोर लिम्ब, इस क्लास के सदस्यों के अग्रपाद यानी कि फोर लिम्ब पंखों में, विंग्स में, पंखों में मॉडिफाइड हो गए हैं, पंखों में मॉडिफाइड हो गए हैं, जो कि इन्हें उड़ने में, फ्लाइंग में, जो कि इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, जो कि इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में स्केल्स, इन सदस्यों में स्केल्स केवल पश्चपाद, बोले तो हाइंड लिम्ब, स्केल्स केवल पश्चपाद, दैट मीन्स हाइंड लिम्ब में पाए जाते हैं, तथा इसकी पूरी बॉडी फेदर, पंखों से, FEATHER, फेदर, पंखों, तथा इसकी पूरी बॉडी फेदर से घिरी रहती है, तथा इसकी पूरी बॉडी फेदर से घिरी रहती है, जो क्रेटीन से बने होते हैं। फेदर से घिरी होती है जो किसके बने होते हैं? क्रेटीन के बने होते हैं।
ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों की जॉ बोन यानी जबड़े की जो हड्डी है उसकी बात हो रही है। इन सदस्यों की जॉ बोन अत्यधिक लंबी होकर, जो आपको पता है जो जॉ है, जो जबड़ा है वो काफी लंबा होता है, बीक के रूप में चोंच इसमें पाई जाती है, तो चोंच में जबड़ा होता है। जॉ बोन अत्यधिक लंबी होकर बीक, BEAK बीक, बीक BEAK बीक दैट मीन्स चोंच को प्रोड्यूस करती है, चोंच को प्रोड्यूस करती है, जिसमें टीथ दैट मीन्स दांत, जिसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों का एंडोस्केलेटन, इन सदस्यों का एंडोस्केलेटन बोन्स द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो इसका अंतः कंकाल है वो किसका बना होता है, तो इन सदस्यों में एंडोस्केलेटन बोन्स द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, निर्मित होता है, तथा इनकी बोन पोरस, छिद्रयुक्त, तथा इनकी बोन पोरस दैट मीन्स छिद्रयुक्त, कामा लाइट इन वेट, हल्के आकार की, हल्के वजन की, कॉमा लाइट इन वेट, हल्के वजन की हम कह सकते हैं, लाइट इन वेट, कॉमा फिल्ड विद एयर, यानी कि इसके अंदर हवा भरी रहती है, फिल्ड विद एयर, इन बोन्स में एयर भरी रहती है, वह हालो होती है, गड्ढेनुमा हम कह सकते हैं, वह हालो होती है, गड्ढेनुमा या खाली होती है, हालो होती है। ठीक है, जिसे न्यूमेटिक बोन, अब आप कहेंगे सर न्यूमेटिक बोन बोले तो जिसके अंदर ये कैरेक्टर पाए जाएं, ऐसी बोन जो पोरस हो, लाइट इन वेट हो, फिल्ड विद एयर हो, एयर भी पाई जा रही है, हालो भी हो, तो ऐसी बोन को क्या बोलेंगे, ऐसी बोन को हम लोग बोलेंगे न्यूमेटिक बोन। तो इस बात को याद रखिएगा, जिसे जिसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं। ठीक है, जिसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं, जिसके कारण, अब ये इस तरीके की बोन अगर पाई जा रही तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, जिसके कारण इनकी बॉडी फ्लाइंग करते समय, उड़ते समय, हल्की रहती है, तभी ये उड़ पाते हैं। और आप अगर तोता बनने का प्रयास करेंगे तो फिर जमीन पे पट्ट से गिरोगे, पता भी नहीं बचोगे कि नहीं। तो 2 मंजिल से मत कूदना, उड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि आपकी बोन कैसी है, पोरस नहीं है, लाइट इन वेट नहीं है, फिल्ड विद एयर, एयर नहीं भरा हुआ है, और हालो, गड्ढा नहीं है, इसमें
छेद नहीं है, हम ये कह सकते हैं इसके अंदर पोरस लाइक स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं खाली नहीं है, क्योंकि हमारे बोन्स में पाया जा रहा है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है, इनमें नहीं पाया जा रहा है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है अगर पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो ऐसी बोन को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेटिक बोन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, दैट मीन्स श्वसन, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन दैट मीन्स श्वसन के लिए लंग्स, LUNGS, लंग्स, फेफड़े, या इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, लंग्स यानी फेफड़े, या लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, तथा इनके लंग्स के साथ, ये खास बात है, तथा इनके लंग्स के साथ मैनी यानी बहुत सारे एयर चैम्बर, बहुत सारे एयर चैम्बर जिसमें एयर भरा रहता है, बहुत सारे एयर चैम्बर या एयर शैक, चैम्बर को हो या शैक, एयर शैक या एयर चैम्बर जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों के कर दो, इन सदस्यों के नेक रीजन, यानी कि जो ग्रीवा वाला क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, नेक रीजन में, इसको याद रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों के नेक रीजन में एक स्पेशल टाइप का साउंड बॉक्स, जैसे हम लोगों में एक स्पेशल टाइप का साउंड बॉक्स पाया जाता है फेरिंग्स के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स वाला जो रीजन है, फेरिंग्स ये पूरा का पूरा पीछे नोज के जस्ट पीछे से लेकर के और नीचे के जो ट्रैकिया है वहां से लेकर के फेरिंग्स वाला पूरा रीजन होता है। इस फेरिंग्स में जो ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया के ऊपर एक बॉक्स रखा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। तो हम लोगों में साउंड बॉक्स का काम करता है लैरिंग्स, और इनके अंदर साउंड बॉक्स डिफरेंट होता है, स्पेशल टाइप का होता है। तो इन सदस्यों के नेक रीजन में एक स्पेशल साउंड बॉक्स पाया जाता है जिसे सैरिंग्स कहते हैं। हम लोगों में लैरिंग्स होता है, इनमें सैरिंग्स होता है, SYRINX, जिसे सैरिंग्स कहते हैं, जिसके द्वारा यह साउंड को निर्मित करते हैं, जिसके द्वारा यह साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट के जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप की वॉइस को बाहर की ओर निकालते हैं। जैसे पैरट बोलता भी है, अगर आप उसको पढ़ाएं तो, मतलब ABCD नहीं पढ़ाना है, उसको सिखाएं तो। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में हार्ट 4 चैम्बर्ड, इन सदस्यों में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इन सदस्यों में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 चैम्बर इसमें पाए जाएंगे, जिसमें 2 ऑरिकल, सर ये कौन सी बड़ी बात है, 2 निलय 2 अलिंद, हाँ पाए जाते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल तथा 2 वेंट्रिकल, जिसमें 2 ऑरिकल तथा 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। टू ऑरिकल तथा 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं।
अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में केवल राइट एओर्टा, महाधमनी जिसको हिंदी में कहते हैं, दाएं महाधमनी, राइट एओर्टा प्रेजेंट होती है या होता है, राइट एओर्टा पाया जाता है या प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे सर राइट एओर्टा क्या है, तो आप इसके बाद में जस्ट मैमल्स का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जनरल कैरेक्टर क्लास एवीज के बाद में हम लोग मैमल्स स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर एक खास बात रहेगी कि वहां पर राइट एओर्टा ना होकर के लेफ्ट एओर्टा होता है। यानी हम लोग अगर अपने हार्ट की बात करें तो हम लोगों में राइट हैंड ये हो गया, लेफ्ट हैंड ये हो गया, राइट। तो यहां पर जो हमारा हार्ट पाया जा रहा है, तो हार्ट जब मैं पढ़ाता था या पढ़ाता था क्या, अभी भी पढ़ाता हूं, तो इस तरीके से मैं 4 चैम्बर बनाता हूं, और ये जो लेफ्ट हम ये कह सकते हैं वेंट्रिकल होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से एक महाधमनी अराइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। तो ये एओर्टा एक्चुअल में कौन सी है, लेफ्ट वाली है, लेफ्ट एओर्टा होती है। लेकिन अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों में सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर राइट एओर्टा पाया जाता है, राइट एओर्टा पाया जाता है। तो समझिए इस बात को, क्या मैंने बताया कि पक्षियों में राइट एओर्टा पाया जाता है, मैमल्स में लेफ्ट एओर्टा पाया जाता है। दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। पक्षियों में राइट एओर्टा पाया जाएगा, मैमल्स में लेफ्ट एओर्टा पाया जाएगा। सर रेप्टाइल्स में, उसमें भी तो 4 चैम्बर हार्ट था कि नहीं था, वहां पर दोनों पाया जाएगा। तो वहां पर जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है रेप्टाइल्स में, वहां पर राइट एओर्टा लेफ्ट एओर्टा दोनों पाया जाता है। तो रेप्टाइल्स में राइट लेफ्ट दोनों होता है, बर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ राइट एओर्टा होता है, और आगे मैमल्स तक आते आते ये राइट एओर्टा अपना प्लेस चेंज करके लेफ्ट में आ जाता है। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा, इन सदस्यों में केवल राइट एओर्टा पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों के ब्लड में रुधिर में आरबीसी पाई जाती है। कौन सी बड़ी बात है सर, अरे तो पाई जाती है सब में, हाँ पाई जाती है। इन सदस्यों के ब्लड में आरबीसीज पाई जाती हैं जो न्यूक्लिएटेड तथा ओवल शेप्ड, जो न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रक युक्त तथा ओवल शेप अंडाकार, ओवल शेप्ड होती हैं, जो न्यूक्लिएटेड तथा ओवल शेप्ड होती हैं। अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, बताने की आवश्यकता नहीं, पता है आप लोगों को। इन सदस्यों में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है तथा रीनल पोर्टल सिस्टम कम डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है लेकिन कम विकसित होता है। इन सदस्यों में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है तथा रीनल पोर्टल सिस्टम कम डेवलप होता है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में एलिमेंट्री कैनाल, बोले तो आहार नाल, इन सदस्यों में एलिमेंट्री कैनाल दैट मीन्स आहार नाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, आहार नाल या ब्रैकेट में कर दो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दो पार्ट में या दो इंपॉर्टेंट
या एक सेकंड लिखें, इन सदस्यों में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्रॉप ब्रैकेट में लिख दीजिए, जिन्हें क्रॉप ब्रैकेट में लिख दीजिए, जिसमें भोजन स्टोर्ड होता है, जिसमें भोजन स्टोर्ड होता है, जिसमें भोजन स्टोर्ड होता है, तथा गिजार्ड, GIZZARD, तथा गिजार्ड, इसमें भोजन को पीसा जाता है। तो इसमें भोजन को पीसा जाता है, इस तरीके से लिख दीजिए, इसमें भोजन को पीसा जाता है। तो पक्षियों में ये खास बात है, क्या खास बात है कि बर्ड्स में जो एलिमेंट्री कैनाल या इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड। तो क्रॉप वाले रीजन में क्या होता है, भोजन को स्टोर किया जाता है, लेकिन गिजार्ड वाले रीजन में भोजन को पीसा जाता है, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर दांत नहीं पाए जाते ना, बर्ड्स में टीथ नहीं पाए जाते हैं। अगर पक्षियों में टीथ नहीं पाए जाएंगे तो ये जो सीरियल्स को खाते हैं, लाइक जो हम ये कह सकते हैं जो दाने खाते हैं, ठीक है, उनको कैसे डाइजेस्ट करेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है गिजार्ड, और इस गिजार्ड में उसे पीसा जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे पीसा जाएगा। और क्रॉप में क्या होता है, जिसमें भोजन को स्टोर किया जाता है, तो पहले भोजन को स्टोर किया जाता है, फिर धीरे धीरे गिजार्ड के सहायता से उसको पीसा जाता है, फिर एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये खास बात है इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, इसको याद रखिएगा। होते हैं, गिजार्ड होते हैं, तो क्रॉप और गिजार्ड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके आगे लिख लो, होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इन सदस्यों में मेटानेफ्रिक किडनी, METANEPHRIC, मेटानेफ्रिक किडनी, इन सदस्यों में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, तथा इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है तथा इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन होगा, लेकिन ऑस्ट्रिच बोले तो शुतुरमुर्ग है ना, लेकिन ऑस्ट्रिच में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रिच में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने देखा कि इन सदस्यों में जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक टाइप की पाई जा रही है, और इनमें क्या है, अधिकतर सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। हम लोगों में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है, किडनी से जो यूरिन है वो फिल्टर होकर के यूरेटर के सहारे, यूरेटर मतलब जो यहां पर दो नलिकाएं होती हैं उनके सहारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, टिप 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 टिप, दैट मींस भरता रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर हो जाता है तब उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, लेकिन इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जा रहा है, तो बॉडी के बाहर जो यूरिन है कैसे एक्सक्रीट होता है, अरे सर डायरेक्ट हो जाता है, हाँ यार हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें जो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा अंडा या सबसे बड़ी सेल जो है वो ऑस्ट्रिच की है, सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ द
बर्ड या लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं क्या, ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। और ये कोशिका है, आपको पता है, सेल है और हाफ सेल है, अंडा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों का एक्सक्रीटरी मटेरियल, इन सदस्यों का एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बर्ड्स अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीटरी मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनका जो स्टूल होता है उसके साथ साथ कुछ लिक्विड भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस लिक्विड में आप देखते हैं कुछ समय बाद वो वाइट इन कलर हो जाता है, जिस प्लेस पर वो पड़ा होता है उसका वेस्ट मटेरियल, वो वाइट इन कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड पाया जा रहा है, और तेजाब को जब आप फर्श पे डालें तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है रिएक्शन करके, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जा रहा है, स्पेशली यूरिक एसिड पाया जा रहा है एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बर्ड्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, तथा सभी बर्ड्स को यूरिक एसिड पाया जाता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, तथा सभी बर्ड को यूरिकोटेलिक कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है, URICOTELLIC, यूरिकोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में या इन सदस्यों अथवा बर्ड्स की बॉडी में, हम ये कह सकते हैं इन सदस्यों में, या हम बर्ड्स स्पेशली पढ़ रहे हैं ना, तो बर्ड्स की बॉडी में, इन सदस्यों अथवा बर्ड्स की बॉडी में एक स्पेशल टाइप की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल टाइप की पेक्टोरल मसल्स, एक स्पेशल टाइप की पेक्टोरल मसल्स पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, जो इनके उड़ने में सहायता करती है, जो इनके उड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट तो सर इंपॉर्टेंट है, आप बिना इंपॉर्टेंट वाला कोई पॉइंट पढ़ा दो तो नहीं है, तो लिखो, इन सदस्यों में पाए जाने वाले एनिमल्स, इन सदस्यों में पाए जाने वाले एनिमल्स यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, तथा फीमेल मेंबर में केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में या यह सदस्य यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं तथा फीमेल मेंबर में केवल लेफ्ट ओवरी बायां गर्भाशय, सॉरी गर्भाशय नहीं, गर्भाशय तो यूरेटर को बोलते हैं, लेफ्ट ओवरी अंडाशय, बायां अंडाशय लेफ्ट ओवरी व लेफ्ट ओविडक्ट पाया जाता है, लेफ्ट ओविडक्ट ही पाया जाता है, इसको याद रखिएगा,
लेफ्ट ओविडक्ट या लेफ्ट ओवरी ही पाया जाता है। इसके अलावा राइट ओविडक्ट, राइट ओवरी नहीं पाया जाता। तो आप कहेंगे सर क्या इसमें सिर्फ एक अगर ओवरी है तो एक अंडा बनेगा और एक अंडे यानी एक ओवरी में ही काम चलेगा हर मंथ में? हाँ भैया, पर डे जो है ना यहाँ पर हम कह सकते हैं काम चलता रहता है लेफ्ट ओवरी में। जैसे हन की बात कर ले, मुर्गी हर दिन अंडा देती है, ठीक है। क्यों देती है? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, फीमेल मेंबर में लेफ्ट ओवरी व लेफ्ट ओविडक्ट ही पाया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। जिस कंडीशन को अब यहां पर ये जो पाया जा रहा है लेफ्ट ओवरी लेफ्ट ओविडक्ट पाया जा रहा है, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? तो वो भी लिख लीजिए। जिस कंडीशन को, जिस अवस्था को मोनोडेल्फिक कहते हैं, मोनोडेल्फिक, MONODELFIC, मोनोडेल्फिक कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? बर्ड के यूनिसेक्सुअलिटी की। चलो अगला पॉइंट लिख लीजिए। यह सदस्य 20 पॉइंट होगा। ओवीपेरस दैट मीन्स अंडज, अंडे देने वाले। यह सदस्य ओवीपेरस होते हैं तथा इनके एग के चारों ओर एक हार्ड कवरिंग शेल के रूप में पाई जाती है। एक हार्ड कवरिंग शेल, SHELL शेल के रूप में पाई जाती है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी होती है, स्पेशली शेल के रूप में पाई जाती है, जिस कारण ऐसे एग को क्लियोइडिक एग CLEIODIC क्लियोइडिक एग कहते हैं। क्लियोइडिक एग कहते हैं। अगला पॉइंट लिखें। यह सदस्य एमनियोट्स होते हैं। AMNIOTS एमनियोट्स होते हैं, अर्थात इन सदस्यों की एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट मीन्स बाह्य भ्रूणीय कलाएं। इन्हें एमनियोट्स क्यों कहते हैं? इन्हें एमनियोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बाह्य भ्रूणीय कलाएं, ठीक है, पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः एमनियन, याद रखना, जिन्हें क्रमशः एमनियन AMNION, जिन्हें क्रमशः एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस तथा
यॉर्क शैक, YOLK, यॉर्क शैक कहते हैं। एक बात याद रखना, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क शैक, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें, भ्रूणीय परतों की बात करें, तो वो 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। तो एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क शैक होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म भी होगा, जिससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जो लेयर, जो ये ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करने में सहायक होती हैं। यानी कि हमारे बॉडी का हाथ पैर किससे बनना है, आंख किससे बनना है, ठीक है, हेड किससे बनना है, नोज किससे बनना है, हार्ट किससे बनना है, किडनी किससे बनना है, तो इन सब का कोड जो होता है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के अंतर्गत होता है, अंदर होता है, स्टोर होता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिख लो। इन सदस्यों में पैतृक संरक्षण, इन सदस्यों में पैतृक संरक्षण, पेरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण दैट मीन्स पैतृक संरक्षण दैट मीन्स पेरेंटल केयर पाया जाता है। आप लोग जानते हो पेरेंटल केयर क्यों पाया? पेरेंटल केयर कहने का मतलब क्या होता है? भैया ये अपना घोंसला बनाते हैं, उस घोंसले में अंडा देते हैं, और अंडा देने के बाद में अंडा जब मैच्योर होता है तो उससे बर्ड्स दैट मीन्स एक शिशु बाहर निकलता है, उसको खाना पानी सब कौन खिलाता है? ये बर्ड्स खिलाते हैं। तो इनके अंदर ये संरक्षण पाया जाता है, ये बात पाई जाती है, ये कैरेक्टर पाया जाता है कि ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। इन सदस्यों में पेरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण पाया जाता है, तथा कुछ बर्ड्स माइग्रेट भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं। कुछ बर्ड्स माइग्रेट भी करते हैं तथा कुछ बर्ड्स माइग्रेट भी करते हैं। अर्थात यह सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेवरेबल एटमॉस्फेयर बोले तो अनुकूल वातावरण, फेवरेबल एटमॉस्फेयर बोले तो अनुकूल वातावरण के अनुसार जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। इन सदस्यों में, मैं शॉर्ट करे दे रहा हूं, वैसे तो बहुत हैं। इन सदस्यों में ब्रेन, मस्तिष्क, इन सदस्यों में ब्रेन अत्यधिक डेवलप होता है, मोर डेवलप, अत्यधिक डेवलप होता है। इन सदस्यों में ब्रेन अत्यधिक डेवलप होता है। अगला पॉइंट लिख लो। ये सारे के सारे पॉइंट छोटे छोटे इंपॉर्टेंट हैं। इन सदस्यों में मोनोक्यूलर MONOCULAR, इन सदस्यों में मोनोक्यूलर विजन, VISION, इन सदस्यों में मोनोक्यूलर विजन, मोनो मतलब एक
तरफ से क्या करता है, देख पाता है। तो आप जानते हो कि इस बर्ड देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, तो उसकी एक आंख इस साइड में होती है, एक आंख इस साइड, दैट मीन्स दोनों लेटरल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये कैसे देखता है, ये मोनोक्यूलर विजन करता है, एक आंख से ही देख पाता है, एक आंख से इस साइड का देखेगा, एक आंख से इस साइड का देखेगा। हम लोग बाइक्यूलर, दैट मीन्स दोनों आंखों से देख पाते हैं, ठीक है। आगे तो इन सदस्यों में मोनोक्यूलर विजन होता है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट, इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का होता है, अर्थात इनमें लार्वा नहीं पाया जाता है, अर्थात इनमें लार्वा नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों की आई के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों की आई के ऊपर निमेशक झिल्ली, जिसको हम लोग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, इन सदस्यों की आई के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आई के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक झिल्ली पाई जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये एंसेस्टर किसका हो सकता है, फिशेस का हो सकता है, ठीक है। निमेशक झिल्ली दैट मीन्स निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगला और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगला और लास्ट पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में या इन सदस्यों के मेल में, इन सदस्यों के मेल में, इन सदस्यों के मेल में कपुलेटरी ऑर्गन, मैथुनी अंग जिसको हिंदी में कहते हैं, कपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इन सदस्यों के मेल में कपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा, और भी इसमें पॉइंट्स हैं वो आवश्यक नहीं है थोड़े से, लेकिन पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएंगे, तो आप अगर चाहें तो उसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे कवर अप करा दिए आपके, ठीक है। इसके जो सैलिएंट फीचर में क्लास एवीज के जो सैलिएंट फीचर हैं वो मैंने यहाँ पर आपको स्पेशली बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें से अगर आपको 20 भी पॉइंट्स याद रहते हैं, और जो कि याद रहेंगे, डेफिनेटली आपको सारे पॉइंट्स याद रह सकते हैं अगर आप कोशिश करें, सारे के सारे सिंपल हैं और सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और ये आपका जनरल फीचर या दैट मीन सैलिएंट फीचर आपका कंप्लीट होता है क्लास एवीज का। उसके बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज, जो हम लोग कल पढ़ेंगे।